जब मेरे बेटे और बहू ने मुझे पागल घोषित करके मेरी सारी ज़मीन अपने नाम करवानी चाहिए तो मैं चुप रही। उन्होंने सोचा बुढ़िया सठिया गई है, मगर उन्हें नहीं पता था कि जिस वकील को वो साथ लाए थे वो असल में मेरा ही आदमी था। उस दिन कचहरी में जब मैंने वसीयत का असली पन्ना पलटा तो मेरे बेटे विक्रम के चेहरे से रंग ही उड़ गया। जो बेटा मुझे बेसहारा समझकर वृद्धाश्रम छोड़ने की योजना बना रहा था, आज वह खुद सड़क पर आ खड़ा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उस माँ का कलेजा चीर कर रख देगी जिसने अपनी औलाद को अपनी छाती से लगाकर पाला। यह कहानी है सावित्री देवी की, जिन्होंने अपनी ममता का मोल अपनी ही औलाद के हाथों से चूकते देखा। अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की कहानी में एक माँ का आंसुओं से भरा बदला छिपा है। मेरा नाम सावित्री देवी है, उम्र 65 साल, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पास एक छोटा सा कस्बा है महिदपुर, वही मेरा पुश्तैनी मकान है। मेरे पति दीनानाथ जी इलाके के जाने माने अनाज व्यापारी थे। उन्होंने अपनी मेहनत से 15 एकड़ उपजाऊ जमीन और यह बड़ी सी हवेली बनाई थी। हम दोनों की जिंदगी बहुत सुकून से कट रही थी। हमारा एक ही बेटा था विक्रम। दीनानाथ जी ने विक्रम की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे इंदौर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया, फिर पुणे से इंजीनियरिंग करवाई। 5 साल पहले दीनानाथ जी को दिल का दौरा पड़ा और वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उनकी 13वीं पर विक्रम मेरे पास आया और बोला, माँ अब आप अकेली यहाँ कैसे रहेंगी, चलिए मेरे साथ पुणे, वहाँ हम सब साथ रहेंगे। मेरा मन नहीं था अपना घर छोड़ने का, जहाँ मेरी और दीनानाथ जी की यादें बसी थी, लेकिन बेटे का प्यार देखकर मैं पिघल गई। मैंने सोचा बुढ़ापे में बेटा बहू तो सहारा होते हैं। विक्रम की शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बहू का नाम नताशा था, मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। जब मैं पुणे पहुंची तो शुरू के 6 महीने सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं उस घर में एक माँ नहीं बल्कि एक बोझ हूँ। नताशा अक्सर विक्रम से कहती, तुम्हारी माँ पूरे दिन घर में खटपट करती रहती है, मेरी निजता खत्म हो गई है। मैं चुपचाप सुन लेती, मैं अपने कमरे तक सीमित हो गई। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब विक्रम का व्यवसाय घाटे में चलने लगा। उसे एक बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए भारी रकम की जरूरत थी। उसकी नज़र मेरी महिदपुर वाली 15 एकड़ जमीन और हवेली पर थी, उसकी जिसकी कीमत आज के बाजार भाव से लगभग 8 करोड़ रुपए थी। एक रात खाने की मेज पर विक्रम ने कहा, माँ वो गांव वाली माँ वो गांव वाली जमीन बेकार पड़ी है, अगर हम उसे बेच दें तो मैं यहाँ एक बड़ा काम शुरू कर सकता हूँ और हम एक बड़ा पेंट हाउस ले लेंगे। मैंने सहजता से मना कर दिया। मैंने कहा, बेटा वो तेरे पिताजी की निशानी है, वो पुश्तैनी जमीन है, उसे हम नहीं बेच सकते। खेती से जो आय आती है उससे मेरा और घर का खर्च आराम से चलता है। विक्रम उस रात गुस्से में उठकर चला गया। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। नताशा और विक्रम ने एक भयानक साजिश रखनी शुरू कर दी, एक ऐसी साजिश जिसके बारे में कोई माँ सपने में भी नहीं सोच सकती। वो मुझे पागल साबित करने में जुट गए। इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से हुई। मैं अपनी दवाई की डिब्बी मेज पर रखती, लेकिन जब दोबारा देखती तो वो वहां नहीं होती। मैं पूरा घर छान मारती, घबरा जाती। शाम को नताशा आती और कहती, माँ जी दवाई तो यहीं पड़ी है, आपको आजकल कुछ याद नहीं रहता। मैं हैरान रह जाती, मुझे लगा शायद सच में मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। फिर एक दिन मैंने खीर बनाई, मैंने चीनी डाली थी, मुझे पक्का याद था, लेकिन जब नताशा ने खाई तो उसमें उसने थूक दी। छी माँ जी, आपने खीर में नमक डाल दिया, आपका दिमाग तो ठीक है। मैं रोने लगी। मैंने चखा तो सच में नमक था। मुझे नहीं पता था कि मेरे रसोई से हटने के बाद नताशा से उसमें नमक मिला दिया था। ऐसे वाक्य रोज होने लगे। कभी मेरे चश्मे को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता, कभी मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता और कहा जाता कि मैंने खुद को बंद कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि बुढ़ापे में माता पिता के साथ ऐसा छल करना पाप है तो कमेंट में माँ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की कहानी और भी खौफनाक है। धीरे धीरे मेरे अंदर आत्मविश्वास खत्म होने लगा। मैं खुद को मानसिक रूप से बीमार मानने लगी। विक्रम मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया। वो डॉक्टर भी उनका ही मिला हुआ था। उसने मुझसे कुछ सवाल पूछा और विक्रम ने कहा, आपकी माँ को डिमेंशिया विक्रम से कहा, आपकी माँ को डिमेंशिया मनोभ्रंश के शुरुआती लक्षण है, ये धीरे धीरे अपनी सुध बुध खो देंगी, इनका किसी अच्छे केयर होम में रहना ही बेहतर होगा। केयर होम का नाम सुनते ही मैं काम गई। केयर होम नहीं, वो मुझे पागल खाने या वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे थे। मैं घर घर आकर मैंने विक्रम के हाथ जोड़े, बेटा मुझे नहीं, कहीं मत भेज, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अगर आप चाहती हैं कि आप हमारे साथ रहे तो आपको उस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा मेरे नाम करनी होगी, ताकि मैं सब संभाल सकूं। आप तो अब बीमार हैं, आपसे ये सब नहीं संभलेगा। उस पल मेरी आंखों के आगे से पर्दा हट गया। ये सब मेरी बीमारी नहीं, उनकी लालच थी। वो खीर में नमक, वो दवाइयों का गायब होना, वो डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट, सब एक नाटक था। मेरे पति दीनानाथ जी हमेशा कहते थे, सावित्री दुनिया में सबसे तेज धार इंसान की नीयत बदलने से होती है। आज उनकी बात सच हो रही थी। मैंने तय किया कि मैं अब रोऊंगी नहीं। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि एक माँ ममता लुटा सकती है तो समय आने पर दुर्गा भी बन सकती है। मैंने नाटक करना शुरू किया। मैं और ज्यादा भूलने का न अभियान करने लगी। मैंने विक्रम से कहा, हाँ बेटा मुझे भी लगता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तू जो कहेगा मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। विक्रम और नताशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत वकील को बुलाने की तैयारी की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं उनसे 2 कदम आगे थी। मेरे पति के एक पुराने मित्र थे, वकील मनोहर जोशी, उज्जैन में रहते थे। मैंने विक्रम की नज़रों से बचकर जब वो ऑफिस गया होता और नताशा अपनी किटी पार्टी में होती, अपने पुराने फोन से जोशी जी को संपर्क किया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। जोशी जी मेरे भाई जैसे थे। उन्होंने मेरी बात सुनी तो आग बबूला हो गए। जोशी जी ने कहा, भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, दीनानाथ जी ने मरने से पहले जो वसीयत बनाई थी उसमें एक ऐसा पेंच है जो विक्रम को नहीं पता, और हम उसी का उपयोग इस्तेमाल करेंगे। आप बस विक्रम को कहिए कि आप उज्जैन चलकर ही रजिस्ट्री ऑफिस में हस्ताक्षर करेंगी। मैंने
वैसा ही किया। मैंने विक्रम से कहा, बेटा मैं वो ज़मीन तेरे नाम कर दूंगी, लेकिन मेरे मन की शांति के लिए मैं चाहती हूँ कि हम उज्जैन चले, कुल देवी के दर्शन करें और वहीं के रजिस्ट्रार ऑफिस में मैं सब तेरे नाम कर दूँ। विक्रम को तो बस ज़मीन चाहिए थी, उसने तुरंत हामी भर दी। हम सब उज्जैन के लिए निकले, विक्रम, नताशा और मैं। रास्ते भर वो दोनों अलगली सीट पर बैठकर बातें कर रहे थे कि ज़मीन बेचकर कौन सी नई गाड़ी लेंगे और कहाँ घूमने जाएंगे। मैं पीछे बैठी वीरनाथ जी की तस्वीर को अपने पर्स में भींच रही थी। उज्जैन पहुंचकर हम सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस गए। वहां विक्रम का वकील पहले से कागजात तैयार करके खड़ा था। वो पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज थे जिसमें लिखा था कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने सारे अधिकार अपने बेटे को दे रही हूँ। विक्रम ने पेन मेरी तरफ बढ़ाया। यो लो माँ, यहाँ हस्ताक्षर कर दो, फिर आपकी सारी चिंता खत्म। नताशा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मैं पेन उठाने ही वाली थी कि तभी वहां वकील मनोहर जोशी जी अपनी काली कोट पहने हाथ में एक मोटी फाइल लिए प्रवेश करते हैं। उनके साथ दो पुलिस कांस्टेबल भी थे। विक्रम घबरा गया। जोशी चाचा, आप यहाँ कैसे? मैंने पेन मेज पर रख दिया और अपनी कमर सीधी करके खड़ी हो गई। मेरी आंखों में अब वो बेबसी नहीं थी जो पिछले 6 महीनों से वो देख रहे थे। मैंने कहा, वकील साहब तो आएंगे ही विक्रम, क्योंकि आज जो कागज यहाँ पढ़े जाएंगे वो तेरे वकील के नहीं मेरे वकील के होंगे। विक्रम चिल्लाया, माँ ये क्या तमाशा है? आप बीमार हैं, हस्ताक्षर कीजिए। जोशी जी ने आगे बढ़कर विक्रम के हाथ से वो कागज छीन लिया और फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। जोशी जी ने अपनी फाइल खोली और बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी की वसीयत के क्लॉज नंबर 4 के अनुसार यह सारी संपत्ति 15 एकड़ जमीन और हवेली सावित्री देवी के जीवन काल तक उनके पास रहेंगी। उनके बाद यह संपत्ति उनके बेटे विक्रम को तभी मिलेगी जब सावित्री देवी लिखित में देंगी कि उनके बेटे ने उनकी अच्छी तरह सेवा की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर यह साबित हो जाता है कि वारिस विक्रम ने अपनी मां को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की या उन्हें धोखे से पागल घोषित करने का प्रयास किया, तो यह सारी संपत्ति तुरंत दीनानाथ धर्मार्थ ट्रस्ट को चली जाएगी। बेटे को एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। विक्रम और नताशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम का गला सूख गया। यह झूठ है, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने अपना फोन निकाला। पिछले 1 महीने में मैंने नताशा और विक्रम की कई बातें रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने वही रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाई। रिकॉर्डिंग में नताशा की आवाज गूंजी, अरे बुढ़िया को पागल साबित करना कितना आसान था, बस खाने में नमक मिला दो और दवाइयां छुपा दो। एक बार जमीन मिल जाए फिर इसे किसी सरकारी आश्रम में पटक आएंगे। पूरी कचहरी में सन्नाटा छा गया। रजिस्ट्रार साहब ने घृणा से विक्रम की ओर देखा। मैंने विक्रम की आंखों में देखा और कहा, तूने सोचा था तेरी माँ अनपढ़ है, गंवार है, उसे क्या समझ आएगा? अरे जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया उसे तू चुप कराना चाहता था। तेरे पिताजी जानते थे कि पैसे की चमक इंसानी रिश्तों को अंधा कर देती है, इसीलिए वो ये सुरक्षा चक्र मेरे लिए छोड़ कर गए थे। नताशा मेरे पैरों में गिर पड़ी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, हम लालच में अंधे हो गए थे। विक्रम भी गिड़गिड़ाने लगा, माँ मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे सड़क पर नहीं ला सकती। मेरा दिल रो रहा था लेकिन मेरा दिमाग अब पत्थर का हो चुका था। एक बार विश्वास का धागा टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है। मैंने कहा, बेटा तू उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने मुझे पागल बताकर मेरी इज्जत उतारने की कोशिश की थी। रही बात सड़क पर आने की, तो तुम्हारे पास अभी भी पुणे वाला फ्लैट है, अपनी नौकरी है, कमाओ और खाओ, लेकिन मेरे पति की कमाई का 1 रुपया भी अब तुम्हें नहीं मिलेगा। जोशी जी ने पुलिस को इशारा किया। पुलिस ने विक्रम और नताशा को धोखाधड़ी और वरिष्ठ नागरिक प्रताड़ना, सीनियर सिटीजन एब्यूज के आरोप में हिरासत में ले लिया। उन पर मुकदमा चला। दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसका अंजाम जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले अगर आपको मेरी हिम्मत पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कहानियां समाज को जगाने के लिए जरूरी है। विक्रम और नताशा को जेल तो नहीं हुई क्योंकि मैंने ही अंतिम समय में गवाही थोड़ी नरम कर दी थी, आखिर माँ थी, लेकिन समाज में उनकी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई। विक्रम की नौकरी चली गई क्योंकि कंपनी को जब पुलिस केस का पता चला तो उन्होंने उसे निकाल दिया। नताशा उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। जो बेटा करोड़ों की जमीन का सपना देख रहा था आज वो किराए के मकान में रहने को मजबूर है। मैं वापस अपने महिदपुर वाले घर आ गई। मैंने वो 15 एकड़ जमीन एक ट्रस्ट को दे दी जहां वह एक अनाथालय और वृद्धाश्रम चलाता है। आज उस हवेली में 20 अनाथ बच्चे रहते हैं। उनकी हंसी और खेल कूद से मेरा घर आबाद है। मैं अब अकेली नहीं हूँ, मुझे 20 नए बच्चे मिल गए हैं जो मुझे दादी दादी कहकर पुकारते हैं। मेरे पति का फैसला सही था, औलाद कपूत हो सकती है लेकिन माता पिता का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मैंने सीखा है कि अपने बुढ़ापे की लाठी खुद बननी चाहिए, अपनी संपत्ति और अपने अधिकार अपने पास रखने चाहिए। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी संपत्ति जीते जी बच्चों के नाम मत कीजिए। प्रेम अपनी जगह है और व्यवहारिकता अपनी जगह। और बच्चों के लिए सीख यह है कि जिन माता पिता ने तुम्हें राजा की तरह पाला उन्हें बुढ़ापे में भिखारी समझने की भूल मत करना, क्योंकि जिस दिन माँ की ममता प्रतिशोध में बदलती है उस दिन बड़ी बड़ी वसीयतें और साजिशें धरी की धरी रह जाती है। अगर आपके घर में या आसपास किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा हो रहा है तो आवाज उठाइए, क्योंकि चुप रहना भी अपराध का साथ देना है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कि सावित्री देवी ने अपने बेटे को माफ न करके सही किया? अपनी राय लिखें। अगली कहानी में फिर मिलूंगी एक नई सीख और नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करना न भूलें। व्हाट्सअप, फेसबुक सभी जगह शेयर करें।